हेलो बालकों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। चलिए सभी बालक जो है तैयार हो जाए जल्दी से अपना फिजिक्स का बहुत वीवीआई टॉपिक पढ़ने के लिए। आज देखिए टॉपिक जो हम लोग पढ़ना है उसका नाम है फ्रेजर आरेख। तो आखिर फ्रेजर आरेख कहते किसको हैं? पीडीएफ आप लोग एचजीएस क्लासेस से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से जा करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजर आरेख के बारे में क्या है, देखिए फ्रेजर आरेख क्या होता है आपका कि जो प्रतिवर्ती धारा है, तो प्रतिवर्ती धारा के वोल्टेज और धारा के बीच का जो तत्कालिक मान होता है, यानी कि हर समय जो दोनों बदलते रहता है प्रतिवर्ती धारा में वोल्टेज और धारा, तो दोनों के बीच के जो तत्कालिक मान को दर्शाने के लिए वो ग्राफ खींचा जाता है, जिस ग्राफ को हम लोग फ्रेजर आरेख के नाम से जानते हैं। देखिए वही डिफिनेशन यहाँ भी है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच काला संबंध यानी कितना कोण से आगे पीछे है वोल्टेज और धारा, तथा उसके तत्कालिक मान को दर्शाने के लिए एक आरेख खींचते हैं। आरेख मतलब एक ग्राफ खींचते हैं और उसी ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजर आरेख कहते हैं। फ्रेजर आरेख जो है मूलतः जो है एक घूर्णी सदिश है जो एक ही बिंदु के चारों ओर घूमने वाले वस्तु के गति के बारे में बताता है, जो एक निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा से आपका घूमता है। ओमेगा से हम लोग ऐसे लिखते हैं ओमेगा, ठीक ना। तो ये बताता है कि जो आपका क्या है घूर्णी सदिश है, ठीक है दोस्त। तो चलिए ये तो आप जान गए फ्रेजर आरेख के बारे में। और फ्रेजर आरेख जो है जो आपका वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध बताता है कि कितना कोण से आगे पीछे है धारा और वोल्टेज प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है प्रतिवर्ती धारा का प्रभावी या आभासी मान। प्रतिवर्ती धारा का प्रभावी या आभासी मान, ये बहुत ही आपका तो अच्छा टॉपिक है। ये देखिए क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा का प्रभावी या आभासी मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोधक तार में उतना ही ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो जितनी कि उस प्रतिवर्ती धारा द्वारा उत्पन्न होता है। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई प्रतिरोधक तार है और ये प्रतिरोधक तार से मान लीजिए कि एक 5 ओम है और एक में मान लीजिए कि हर सेकंड 2 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है और इसे मान लीजिए कि प्रतिवर्ती धारा 50 एम्पीयर प्रवाहित हो रहा है। मान के चलते हैं कि 2 जूल के एनर्जी उत्पन्न हो रहा है उसमें प्रति सेकंड, और ये आपका एसी धारा है, ठीक ना। तो यदि कोई दिष्ट धारा इसी प्रतिरोधक तार से प्रवाहित हो, यदि किसी दिष्ट यही प्रतिरोधक तार से कोई दिष्ट धारा प्रवाहित हो यानी कि डीसी प्रवाहित हो, जिसके कारण इसमें भी हर सेकंड उतना ही ऊष्मा उत्पन्न हो जितना कि एसी करता है, यानी कि जितना आपका एसी करता है उतना ही डीसी करेगा। ये आप कह सकते हैं कि यदि डीसी भी उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा हर सेकंड, तो ये जो प्रतिवर्ती धारा का जो मान होगा यही कहलाएगा प्रतिवर्ती धारा का प्रभावी या आभासी मान। और प्रतिवर्ती धारा के प्रभावी या आभासी मान को हम लोग आई ई से लिखते हैं या आई भी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? हम लोग इसको आई ई या आई भी से लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट और इसको कहते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। और इसका मान जो होता है प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है। जो आपका प्रभावी या आभासी मान होता है प्रतिवर्ती धारा का, वह किसके बराबर होता है? तो आपके वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है। तो वर्ग माध्य मूल मान का मान कितना होता है? तो वर्ग माध्य मूल मान का मान आपका होता है आई नोट और बटा में √2 होता है। इसी को आप लिख सकते हैं 0.707 और आई नोट। तो ये आपका प्रतिवर्ती धारा का जो प्रभावी मान या आभासी मान होता है बालक के, वो आई नोट बटा √2 होता है, क्योंकि वो धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर ही होता है। इसी तरह से देखिए एक और टॉपिक है आपका प्रतिवर्ती वोल्टेज या प्रभावी या प्रतिवर्ती वोल्टेज का प्रभावी या आभासी मान। तो इसका भी दम उसी के जैसा परिभाषा है। तो देखिए ध्यान सुनिए, प्रतिवर्ती वोल्टेज का प्रभावी या आभासी मान उस दिष्ट वोल्टेज के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोधक तार में प्रति सेकंड उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होता है जितनी कि प्रतिवर्ती वोल्टेज द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि वहाँ पर धारा शब्द था और यहाँ पर ही वोल्टेज शब्द है, लेकिन इसका भी मान जो होता है उसी के बराबर होता है। किसके बराबर?
तो जो बताए थे आपको कि प्रतिवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान के बराबर, तो इसका भी मान किसके बराबर लिखाएगा आपका, तो इसका भी लिखाएगा। देखिए लिख सकते हैं VE मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या इसको आप लिख सकते हैं इसे भी लिख सकते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और इसका भी मान किसके बराबर होता है, वर्ग माध्य मूल यानी कि VRMS के। और VRMS का मान कितना आपका होता है, तो VRMS का आपका जो मान होता है V0 बटा में √2 होता है, जिसको हम लिखते हैं 0.707 V0 लिखते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, दोनों परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ। तो विभिन्न प्रकार के आखिर प्रतिवर्ती धारा परिपथ पढ़ना है, तो आखिर कई प्रकार के हो सकता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ जो आपका होता है मुख्यतः 7 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है प्रतिवर्ती धारा, यानी कि आपका AC सर्किट जो है दोस्त, AC सर्किट आपका मुख्यतः कई प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बालक, तो चलिए जानते हैं। पहला आपका नाम है R परिपथ, पहला का नाम R परिपथ। दूसरा का नाम है आपका L परिपथ, ये सब याद रखिएगा। कहने कि 7 प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ होता है, 7 आपको पढ़ना है इसमें बारी बारी से। फिर आपका होता है C परिपथ, आप इसको C सर्किट भी कह सकते हैं, जैसे R परिपथ को R सर्किट, L परिपथ को L सर्किट और C परिपथ को C सर्किट आप कह सकते हैं। फिर आपका चौथा नंबर है आपका LR परिपथ एक होता है, LR परिपथ, ठीक। फिर पांचवा आपका क्या होता है, पांचवा आपका होता है CR परिपथ, ठीक ना। वो वाला CR नहीं जो शाम के ठंडा के दिन में हुआ बोलता है, ये दूसरा CR परिपथ है, ठीक है। फिर हम लोग की क्या पढ़ना है, छठा नंबर पढ़ना है LC परिपथ पढ़ना है। और फिर 7वां नंबर में हम लोग को पढ़ना है आपका LCR परिपथ। तो टोटल हम लोग के कई प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ हो गया, 7 प्रकार का हो गया। बारी बारी से हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे। और इस 7 परिपथ से हर साल कम से कम 2-3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। 7 परिपथ मिला करके 2-3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे R परिपथ के बारे में कि R परिपथ क्या होता है। R परिपथ को हम लोग केवल प्रतिरोध युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ भी कहते हैं, लेकिन ये इतना लंबा नाम हो जाता है ना, केवल प्रतिरोध युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ है कि हम लोग कहते हैं रह दीजिए सर, हम शॉर्टे में लिख लेंगे, खाली R परिपथ या R सर्किट लिख लेंगे, क्योंकि इतना बड़ का कौन लिखा जाएगा बार बार कि केवल प्रतिरोध युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ। तो देखिए प्रतिरोध युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ की कुछ परिभाषा तो जरूरी होगा। तो एक परिभाषा होता है कि वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, उसे हम लोग R परिपथ कहते हैं। अब देखिए R परिपथ का अपना एक संकेत होता है, तो हम लोग R परिपथ का अब संकेत बनाएंगे। टॉपिक लिखना पड़ता है R परिपथ का संकेत, तो R परिपथ का चलिए हम संकेत बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस सब को आप दम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, ठीक ना। ये चूँकि हम लोग प्रतिवर्ती धारा पढ़ रहे हैं, तो ये आपको इस तरह का सिंबल देना पड़ेगा। इसके पहले हम लोग जो भी पढ़ते थे तो यहाँ पर हम लोग बैटरी लगाते थे प्रतिरोध के साथ, लेकिन यहाँ क्या है, ये आपका AC स्रोत है। AC स्रोत मतलब समझते हैं ना, AC सोर्स है, कोई AC सोर्स है। और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा E = E0 sin ωt। E आपका जो दोस्त हो गया R परिपथ का संकेत हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है R परिपथ का ग्राफ। क्या पढ़ना है, R परिपथ का ग्राफ। R परिपथ के ग्राफ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कैसे आता है चलिए वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले R परिपथ का क्या बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए। देखिए इस प्रकार से हमें खींच दिए, ये आपका ये हो गया। अब ये आपका जानबे करते हैं कि प्रतिवर्ती धारा आपका ऐसे चलता है,
बढ़िया जानते हैं। तो इसको ऐसे बना दीजिए। फिर यहाँ से हमें वो खींचते हैं, तनी दूसरा कलर में ले लेते हैं, ठीक ना। एक ही कलर में तनी पहचाना नहीं पाएगा, इसमें दूसरा कलर आपका ले लिए हम, ठीक है। देखिए ऐसे आपका चलेगा। आप कहिएगा कि सर इसमें देखिए ई वाला जो होता है आपका विद्युत वाहक बल के मान होता है अधिकतम मान, ई वाला आपका धारा का अधिकतम मान होता है। यहाँ पर आप जानबे करते हैं कि यहाँ पर ये T/2 होता है और यहाँ आपका क्या होता है T होता है, और यहाँ ई सामने आपका कितना होता है, ई सामने होता है T/4 होता है, और यहाँ पर ये आपका T/2 हो गया। यहाँ पर आपका क्या होता है 3T/4 होता है। अब देखिए ये आर परिपथ का ग्राफ है। आर परिपथ का ग्राफ बताता है, आप लोग को ओम की नियम जरूर याद होगा। ओम के नियम ऐसे आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ाया जाता है, उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ते चल जाता है। तो ये जैसे ग्राफ आखिर क्या दर्शा रहा है, तो देखिए दर्शा रहा है कि जब वोल्टेज का मान इसमें अधिकतम था तो धारा का मान भी अधिकतम है। जब वोल्टेज का मान यहाँ शून्य है तो धारा का मान भी शून्य है। ये बता रहा है कि जब धारा का मान अधिकतम होता है तो विद्युतवाहक बल भी अधिकतम होता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब विद्युतवाहक बल का मान अधिकतम होता है तो धारा का मान भी अधिकतम होता है, और जब विद्युतवाहक बल का मान शून्य होता है तो धारा का मान भी शून्य होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपका है, यहाँ यदि -E0 होगा एगो, तो यहाँ पर आपका -I0 हो जाएगा। तो इसी बात को बताता है कि या तो दोनों अधिकतम होता है या दोनों न्यूनतम होता है। तो आर परिपथ के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं, तो देखिए आर परिपथ से जो प्रवाहित होने वाली आपकी धारा होती है, वो धारा होता है I = I0 sin ωt होता है धारा का मान, और विद्युतवाहक बल का मान होता है E = E0 sin ωt। अब देखिए इसका यदि एंगल है ωt तो इसका भी एंगल ωt। तो आर परिपथ का खासियत क्या है कि आर परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। कहने का मतलब कि यदि धारा का मान अधिकतम होगा तब विद्युतवाहक बल का भी मान अधिकतम होगा, और यदि आपका विद्युतवाहक बल का मान शून्य होगा तो धारा का मान भी शून्य होता है आर परिपथ में। तो इस बात को आप याद रखिएगा आर परिपथ के बारे में। अब देखिए आर परिपथ से जुड़ा हुआ कुछ और नोट है तो उसको भी हम बता देते हैं आपको बालक। आर परिपथ में ई नोट आपको जरूर याद रखना है कि आर परिपथ में धारा एवं वोल्टेज समान कला में रहता है, दोनों का एंगल ωt होता है। लेकिन देखिएगा आगे जो आपका आएगा एल परिपथ या सी परिपथ है तो उसमें धारा और वोल्टेज समान कला में नहीं होता है। उसमें देखिएगा कि जब धारा अधिकतम होगा तो वोल्टेज न्यूनतम होगा, तो जब वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा न्यूनतम होगा। इसमें क्या था कि दोनों समान कला में चल रहा था, ωt से चल रहा था। तो ई नोट आपको ज़रूर से याद रखना है कि आर परिपथ में धारा एवं वोल्टेज समान कला में रहता है। कहने का मतलब कि जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होता है, और जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा का मान भी शून्य होता है। समझ गए? ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना आर परिपथ में, नहीं याद रखिएगा आपका काम गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है एल परिपथ। एल परिपथ क्या होता है दोस्त? तो वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा हो। प्रेरकत्व हम आपको लेसन 8 में पढ़ाए हैं जब आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा रहे थे, समझे बालक के? तो एल परिपथ का बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा हो, यानी केवल इंडक्टर लगा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल परिपथ कहते हैं। ठीक, तो एल परिपथ का इसके बाद हम लोग बनाएंगे संकेत। परिभाषा तो बहुत सिंपल है, अब इसका संकेत बनाते हैं। एल परिपथ का संकेत देखिए हम बना देते हैं खूब सुंदर से। ये आपका कुंडली है जेकरा से आपका प्रवाहित होगा प्रत्यावर्ती धारा, और जब भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा जो होता है समय के साथ बदलते रहता है। समय के साथ क्या होते रहता है? बदलते रहता है। और जब भी किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है तो उसमें स्व प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा।
तो ये आपका AC का स्रोत है, AC सोर्स है आपका। ये AC सोर्स माने जानते हैं ना, प्रतिवर्ती धारा का आपका इस स्रोत है, जेकरा से धारा I मान लीजिए कि प्रवाहित हो रहा है, और ये आपका प्रेरकत्व है जिसको आप L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? इसको L से लिखते हैं। बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है, केवल डायग्राम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल परिपथ कहते हैं। इसका डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आता है परिभाषा के साथ। तो परिभाषा के साथ ही संकेत बना दीजिएगा, पूरा के पूरा आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती धारा का एल परिपथ का ग्राफ पढ़ेंगे। एल परिपथ का जो ग्राफ है बहुत ही मस्त ग्राफ है, जो आपको एग्जाम में 1-2 नंबर तक पक्का दिला देगा ऑब्जेक्टिव में। अब आप कहिएगा कि सर हर टॉपिक में आप कहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो क्या सब एक के साल हमारा आ जाएगा? तो नहीं, कुछ इस साल पूछेगा, कुछ अगला साल पूछेगा, कुछ अगला साल पूछेगा, लेकिन कभी ना कभी पूछे हुए हैं। अब जैसे हम बोलते हैं तो विद्यार्थी लोग के डाउट होता है कि सर जी हर टॉपिक में कहते हैं कि 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा। तो यही तो बात परम सत्य है कि कौन क्वेश्चन आएगा किसी को मालूम नहीं है। तो इस हिसाब से तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़िएगा तो कोई आ गया तो एक में से कोई छूट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझे विद्यार्थी। चलिए, तो इसके लिए हम वो ग्राफ बनाते हैं आपका, किसका? धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का हम एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, ये तो हम विद्युतवाहक बल के लिए खींचे हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या कर देंगे? पहले हम लोग कर देंगे कि ये आपका ई का मान है। ई क्या मान है? ई का। अब देखिए धारा के लिए हम खींच रहे हैं, तो पहले धारा के लिए खींचने से पहले यहाँ पर यही अधिकतम मान है, हम डॉट डॉट से कर देते हैं। इसको भी आपका डॉट डॉट से यहाँ पर ही कर देते हैं, ठीक है। अब एक में क्या होता है कि जैसे एल परिपथ में स्वप्रेरण की घटना होती है, तो स्वप्रेरण के कारण वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है, और प्रतिवर्ती धारा लगातार परिवर्तनशील धारा है। तो इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज अधिकतम होता है तब धारा सबसे न्यूनतम होता है। तो इसका चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। आप भी ग्राफ खींचिएगा बड़ा सावधानी से, क्योंकि एकर ग्राफ जो है सबसे तनी रिस्की है, ठीक ना। एकर ग्राफ सबसे रिस्की है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये आपका विद्युतवाहक बल है, ये आपको धारा के रिप्रेजेंट करता है, ये आपके धारा को रिप्रेजेंट करता है, इसको आई नोट लिखिएगा। और यहाँ आपका विद्युतवाहक बल आपका माइनस ई नोट होगा, तो ई वाला देखिए आपका क्या होता है यहाँ पर, ये आपका माइनस आई नोट होता है, ठीक। इसमें एक और चीज़ आपको जानना है अभी, जैसे यहाँ पर 0 लिख दीजिए और एरो दे के लिख दीजिए, इधर ई और इधर आई लिख दीजिए, क्योंकि दोनों के लिए ग्राफ है। फिर नीचे में भी आप लिख सकते हैं, नीचे के लिए एगो माइनस आई ई है, एगो माइनस आई लिख सकते हैं। अब देखिए यही आपका ग्राफ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ई जो है पूरा आधा चक्कर को रिप्रेजेंट करता है, ई जो है हाफ और चक्र को रिप्रेजेंट करता है, आई वाला T/4। तो बताइए यहाँ पर ई सामने समय का मान कितना होगा? तो इस सामने समय का मान होगा T/4, और यहाँ पर आपका समय का मान होगा T/2, और यहाँ इस सामने समय का मान कितना होगा आपका? यहाँ 3T/4 होगा, और यहाँ पर आपका समय का मान कितना होगा? यहाँ T होगा। अब देखिए यहाँ पर कोण कितना होगा? कोण भी आप समझिए, यहाँ पर कोण भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कोण का मान होता है ओमेगा टी। देखिए ई सामने जो आपका टी का मान है कितना है? T/4 है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 2π/T, क्योंकि आप जानते हैं ना ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T, और इनटू में यहाँ पर ही टी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही हमारे छोटका टी के मान है T/4। तो यहाँ पर आप जब रखिएगा, ध्यान थोड़ा दीजिएगा बालक, 2π/T और छोटका टी के मान आपका कितना है बालक? तो T/4। तो यहाँ देखिए T से T कैंसिल, और 2 से हम लोग 4 को 2 बार में काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? π/2 बचेगा। तो देखिए ई सामने हमारा एंगल कितना हुआ? यहाँ पर ही हमारा एंगल होगा आपका π/2 होगा, और यहाँ भी आप एंगल निकाल सकते हैं, ओमेगा टी बराबर 2π/T है ना। तो रखिएगा, तो देखिए ई सामने आपका एंगल आएगा पाई आएगा,
यहाँ पर ही आप रखिएगा तो ई सामने आपका एंगल आएगा, सॉरी ई सामने आपका एंगल आएगा 3π/2 आएगा। और यहाँ पर ही जब आप रखिएगा, यहाँ पर ही एक चक्कर के लिए, तो यहाँ पर ही आपका एंगल केवल 2π आएगा। तो ये एंगल भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब कहिएगा सर एंगल हमरा काहे लिए याद रखवा रहे हैं, तो एंगल नहीं याद रखिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हाथ से चल जाएगा, क्योंकि जब इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमाता है तो बड़ी घुमा के पूछता है, तो उसी के लिए बता रहे हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि जो दोनों ग्राफ है विद्युतवाहक बल के या धारा के, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को काटता है समझिए कि वहाँ होकर मान 0 होता है। जैसे देखिए ये आपका विद्युतवाहक बल का मान यहाँ पर भी 0 है, और ये आधा चक्र यहाँ पर सबसे अधिकतम है, यहाँ पर ही घट गया तो 0 है। यानी कि जहाँ जहाँ ये एक्स एक्सिस को काटेगा वहाँ पर ही विद्युतवाहक बल का भी मान 0 होगा और धारा का भी मान 0 होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान देने वाला बात है दोस्त, नोट करके तनी लिख लीजिएगा कि जब t बराबर t/4 होता है, जब t बराबर t/4 होता है तो उस समय देखिए विद्युतवाहक बल का मान सबसे अधिकतम है, लेकिन धारा का मान 0 है, क्योंकि हाई वाला जो लाइन है ये धारा को रिप्रेजेंट करता है और हाई वाला जो है विद्युतवाहक बल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब t बराबर t/4 होता है तो उस समय विद्युतवाहक बल का मान सबसे अधिकतम होता है और धारा का मान 0 होता है। लेकिन जब t बराबर आपका t/2 हो जाता है, जब t बराबर आपका t/2 होता है, यानी कि यहाँ पर ही आ गए, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही आपका विद्युतवाहक बल का मान 0 है, जबकि इस सिचुएशन में देखिए धारा का मान अधिकतम है, धारा का मान अधिकतम है। फिर देखिए यहाँ पर ही जब धारा का मान 0 हुआ है, यहाँ पर ही जब भी एक्स एक्सिस को काटेगा समझिएगा धारा या विद्युतवाहक बल वहाँ 0 है, जो काटेगा वही 0 होगा। तो धारा देखिए एक्स अक्ष को काट रहा है तो यहाँ पर ही 0, लेकिन यहाँ देखिए विद्युतवाहक बल का मान -E0 है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर विद्युतवाहक बल आपका यहाँ पर ही काट रहा है ग्राफ है, तो उस समय धारा का मान -I0 है। यानी कि एल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच का जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, π/2 से आगे पीछे होता है। अब कौन आगे होता है कौन पीछे होता है ये कैसे पता चलेगा, तो इसको भी देखिए ध्यान से। शुरुआत कैसे हो रहा है, शुरुआत हो रहा है कि जब धारा का मान 0 था उस समय विद्युतवाहक बल का मान सबसे अधिकतम था, कितना डिग्री से, तो 90 डिग्री से। इसका मतलब कि एल परिपथ में जो आपका विद्युतवाहक बल होता है धारा से 90 डिग्री आगे चलता है, धारा से 90 डिग्री आगे चलता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एल परिपथ में जो धारा होता है वो विभवांतर से 90 डिग्री पीछे होता है। समझे भला के, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे आगे हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि सर हम आपसे पीछे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो वैसी एक रोम में है। तो ध्यान रखिएगा कि जब t बराबर t/4 पर विद्युतवाहक बल का मान अधिकतम होता है तो धारा का मान 0 होता है, तथा जब t बराबर t/2 पर धारा का मान अधिकतम होता है तो विद्युतवाहक बल का मान 0 होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें धारा और विभवांतर कितना कोण से आगे चलता है, 90 डिग्री से आगे पीछे चलता है। आगे कौन होता है, तब विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि धारा जो होता है विद्युतवाहक बल से 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, तो उसको भी देखिए हम लिख देते हैं, आपको इक्वेशन से समझा ही देते हैं पूरा, ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट है। ये सब ग्राफ आपका सुंदर से बनाया हुआ है और जो भी हम बता रहे देखिए सब आपका लिखा हुआ PDF में दोस्त, इसलिए कभी भी घबराने का नहीं। जैसे हम बता रहे थे ना आपको कि एल परिपथ में विद्युतवाहक बल से धारा 90 डिग्री पीछे होता है। देखिए लिखल है एल परिपथ में धारा विद्युतवाहक बल से 90 डिग्री कोण से पीछे होता है, क्योंकि विद्युतवाहक बल जब अधिकतम होता है तब धारा 0 होता है, और जब धारा अधिकतम होता है तो विद्युतवाहक बल 0 होता है। तो इसका देखिए इक्वेशन क्या होता है, एल परिपथ में विद्युतवाहक बल का यदि इक्वेशन मान लीजिए कि आपका होगा E बराबर E0 sin ω/t। मान लेते हैं कि विद्युतवाहक बल के लिए एंगल है ω/t, तो धारा के लिए एंगल 90 डिग्री कम हो जाएगा। तो धारा के लिए आपका होगा I बराबर I0 sin ω/t - π/2 हो जाएगा। कहिएगा कि ये कैसे लिखे सर, तो देखिए ग्राफवा में यहाँ पर
यहाँ पर ग्राफ में आपको पूरा दाम स्पष्ट किया हुआ है कि जब वोल्टेज अधिकतम था उस समय धारा पीछे था। कितना से देख रहे हैं, जब वोल्टेज दाम सबसे अधिकतम था उस समय धारा 0 था। कितना डिग्री से आगे वोल्टेज था, तो π/2 से। तो जब ओमेगा टी होगा विद्युत वाहक बल के लिए, तो ओकरा में से 90 कम होगा धारा के लिए। तो ओमेगा टी में से कितना घटा के लिखल है आपका, 90 घटा के नहीं लिखल है। देखिए तो यहाँ लिखे हैं कि नहीं 90 घटा के, कि यदि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होगा L परिपथ के लिए, तो उसी के लिए धारा हो जाएगा 90 डिग्री कम हो जाएगा, ओमेगा टी में से 90 डिग्री कम हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए एक और इसको तरीका लिखने का है, वही एक तरीका नहीं है। मान लीजिए कि एकरा में हम धारा के लिए यदि एंगल ले लेते हैं ओमेगा टी, धारा के लिए आप यदि एंगल ले लेते हैं ओमेगा टी, तो एल परिपथ में जो विद्युत वाहक बल आपका है वो धारा से 90 डिग्री आगे है। तो कैसे लिखाएगा विद्युत वाहक बल उसका, तो विद्युत वाहक बल लिखाएगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी और प्लस में आपका π/2 लिखा जाएगा। तो एल परिपथ के लिए धारा और विद्युत वाहक बल को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि एल परिपथ में विद्युत वाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे होता है, तो उसी के अनुसार इक्वेशन लिखाएगा। क्योंकि देख रहे हैं कि जब विद्युत वाहक बल के लिए आप ओमेगा टी ले रहे हैं तो धारा को ओकरा से 90 डिग्री कम लिखे पड़ेगा, तो ओमेगा टी माइनस π/2 यानी कि 90 डिग्री का घटा दिए। लेकिन यदि आप धारा के लिए एंगल ओमेगा टी ले लीजिएगा तो विद्युत वाहक बल तो धारा से 90 डिग्री आगे होता है, तो फिर आपको ओमेगा टी प्लस π/2 लिखे पड़ जाएगा। समझ गए, तो ऐसे आपको लिखे पड़ेगा। अब देखिए ई जो हम आपको बताए हैं कि 90 डिग्री आगे पीछे होता है या धारा अधिकतम होता है तो विद्युत वाहक बल शून्य होता है, और विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है तो धारा शून्य होता है। ये आपको याद रखे पड़ेगा बढ़िया से, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कुछ इसमें एडवांस टॉपिक भी है, कुछ एडवांस टॉपिक है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। उसका काम जो है IIT के एग्ज़ाम या मेडिकल के एग्ज़ाम में ही आता है, नॉर्मल इस सब एग्ज़ाम में उसके उपयोग नहीं आता है। तो लगभग हर चैप्टर में ऐसा ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से तो संबंध नहीं रखता है, लेकिन IIT या मेडिकल के एग्ज़ाम या कोई अदर कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पर ही आपको बड़ी काम आता है। तो जानकारी के लिए हम बोले थे कि अभी सब पढ़िए आप, लेकिन जैसे नवंबर महीना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर फोकस करना शुरू करेंगे। अभी 2 महीना समय है, 2 महीना में जितना जानकारी आप एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए, फिर हम लोग टारगेट करेंगे केवल मेन क्वेश्चन पर। ठीक है बालक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।